Yes, item number 2, Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, to move item number 2. जो आइटम नंबर 2 है, बिल टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। आइन का आर्टिकल 191 प्रोवाइड करता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर, जैसा कि जनाब ने देखा इस ऐवान ने कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो आइन और कोई कानून अगर बनाया गया हो तो उसके ताबे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बहरहाल वही हुआ जिसका अंदेशा था। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के 100 मोटे इख्तियार को 1 मैन से 3 मैन में तब्दील कर दिया। इसका अंदिया सबसे पहले वजीर आजम ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए दिया था। पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो तमाम उन मामलात के ऊपर फैसला साजी करे जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। कल के फैसले के बाद अगर हमने कानून साजी नहीं की तो मुर्ख हमें माफ नहीं करेगा, आने वाली नस्लें में माफ नहीं करेंगी। इसलिए जनाब स्पीकर, आज हमें ये दो टोक फैसला करना है कि हमने करोड़ों आवाम को रिलीफ दिलाना है या एक लाडले को रिलीफ मिलना चाहिए। आइन और कानून पर अमल करना है कि या फिर हमने इस मुल्क के अंदर जंगल के कानून को चलते रहने देना है। वज़ीर आज़म के खिताब के बाद काबीना का इमरजेंसी इजलास बुलाया गया। काबीना ने आइन के आर्टिकल 184(3) में तब्दीली की मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह बिल की सूरत में कौमी असम्बली में भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली ने इसे मंजूर कर दिया। यह बिल अब सदर के पास जाएगा और सदर इस पर क्या करेंगे, हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। और क्या यह तब्दीली होनी चाहिए थी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरी राय में हां, यह तब्दीली होनी चाहिए थी, क्योंकि जमहूरी माशरों में किसी भी फर्द वाहिद के पास इतना खौफनाक इख्तियार नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद इस तब्दीली की टाइमिंग ने बहुत से सवाल पैदा कर दिए और इसमें हुकूमत की बदनीयती का तासुर उभर कर सामने आ रहा है। हुकूमत ने इस नेक और अच्छे काम के लिए यह वक्त क्यों मुंतखब किया, हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। और हम यहां पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे, लेकिन वक्फे में जाने से पहले आप वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और फवाद चौधरी के तासुरात इस इशू पर मुलायजा कर लीजिए। अब ये यहाँ हो गया है कि जो ओरिजिनल फैसला था वो 4-3 की निस्बत से पिटीशंस जो थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। हमारी ये इस्तदा होगी फुल कोर्ट बैठे और इस मामले पे तशरीह करे। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस का बनना है या सो मोटो लेना है, ये तमाम बातें बहस तलब है और इन पर बहस हो सकती है। और मेरा ये ख्याल है कि पोलिटिकल पार्टीज को एक कंसेंसस से इसके ऊपर बढ़ना चाहिए। जो मरियम नवाज और कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जिस दिन पाकिस्तान में ये दोनों प्रिंसिपल लग गए ना, मरियम नवाज साहिबा जो है उनको अपना मेकअप का सामान भी पैक करने का टाइम नहीं मिलना, इन्होंने लंदन भागना है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी एतजाज एहसन साहब। जाहिर है पूरी जिंदगी पार्लियामेंट में रहे हैं और लॉ कानून के भी बहुत बड़े माहिर है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है चंद बड़े वकला में पाकिस्तान के शुमार होते हैं। इनके साथ सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और उस्मान डार साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप इजाजत दें तो चौधरी साहब से स्टार्ट कर लूं। चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। ये फरमाएंगे सर, ये 184(3) जो है उसके अंदर जो तब्दीली है, इसकी टाइमिंग के बारे में बहुत एतराज किया जा रहा है कि काम अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन ये क्योंकि गवर्नमेंट खुद बेनिफिशियरी है इसकी, तो ये इन्होंने गलत टाइम पे ये गलत एक अच्छा काम कर लिया। जी, वो तो मेरा ख्याल है काफी बात की इसमें वजन है कि काम तो ऐसा है जो कि हम मांगते रहे और इससे मैं तो कम अज कम तरतीब नहीं कर सकता, पर 2-3 बातें हैं जो कि इसमें और सोचने वाली हैं। एक तो ये है कि ये एक आईनी इख्तियार को जो आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आईन की शिक के तहत आईनी इख्तियार है, उसको जब ये रेगुलेट करना चाहेंगे किसी कानून जो मातहत कानून है, आइन के मातहत कानून है, उससे तो वो मौसर बा माजी नहीं होगा। ठीक हो गया, वो फ्यूचर में जाएगा। इस वक्त बेंचेस बने हुए हैं, बन चुके हैं, वो अपना कंटिन्यू करेंगे काम करने में। पहली तो ये बात है। लेकिन सर नजरसानी का अख्तियार तो मिल जाएगा ना इनको, नजरसानी दरख्वास्त दे सकेंगे इस पे? नहीं, वो अभी वो मौसर बा माजी नहीं, कुछ भी नहीं मौसर बा माजी होगा। ठीक, कुछ भी नहीं मौसर बा माजी होगा।
ये इन उन मामलात पर जो इस वक्त अदालत के सामने है या जो अदालत जिन पे फैसला कर चुकी है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अदालत जो मसला तो है कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक, और 90 दिन के अंदर या करीब तरीन 90 दिन के करीब तरीन तारीख तजावत भी हो, पर जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अपने 1 मार्च के फैसले में, वो क्या उससे गुरेज या इनराफ किया जा सकता है? तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि उससे नहीं, वो पहले आ चुका है। ठीक है। और वो फैसला क्या है? उस फैसले को मंसूर अली शाह साहब अब जो भी नोट लिखे उनको पहले उस फैसले को पढ़ना पड़ता है, जो कि 5 जजों का फैसला है। ठीक। और 5 जज ये कहते हैं और 5 ने दस्तखत किए। ठीक। 5 के उस पर दस्तखत है। मंसूर अली शाह साहब के भी उस 1 तारीख के जजमेंट पे 1 मार्च को जी 1 मार्च के दे तो फैसले पर अच्छा चौधरी साहब, इसमें 5 जजेस और उसका एतराज- पहला जुमला, चौधरी साहब जरा आप सुन, जी 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 सुन जी मुझे मुकम्मल तो कर लेना। जी, फरमाए, फरमाए। तो देर से नहीं बात हो सकी। फरमाइए फरमाइए। पहली बात यह है कि उस पहला ही जुमला जो चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में पढ़ के भी सुनाया, भी इन दोनों जज साहबान की मौजूदगी में जो माइनॉरिटी जजेस है, वो पहला ही जुमला है कि बाय दिस जजमेंट by a majority in this judgment, through this judgment by a majority of 3-2, ठीक। by a majority of 3-2, यानी ये तस्लीम कर लिया उन दोनों जजेस ने भी, ठीक। जो आज नया नोट दे रहे हैं कि वो 7-4 था, वो उसमें खुद तस्लीम करते हैं कि वहां मौजूद थे, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया जी ये तो 7 जजेस की तरफ से होना चाहिए, बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2 नहीं होना चाहिए, बाय मेजॉरिटी ऑफ 4-3 होना चाहिए। ये उन्हें करना चाहिए था, ये उन्होंने नहीं किया। वो फैसला अब हो चुका है, उस पर रिव्यू भी नहीं हो सकता, उसका कोई रिव्यू का पीरियड भी उसका गुजर गया है, 30-20 दिन होते हैं, वो भी गुजर गया है, और उसमें कुछ उसका नहीं, रिव्यू भी होगा तो उन्हीं जजेस के साथ उसी बेंच के सामने होगा जिसने वो फैसला सुनाया था। और ये जो माजी का तरीका है वही चलेगा इस लिटिगेशन पे। अब जब यही चलेगा तो दूसरी बात यह है, देखने की बात है कि अब अगर वो फैसला 1 मार्च का 3 जजों का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको आईन में तरमीम करने के बगैर उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले को सिर्फ आईन में तरमीम से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि वो आईनी इख्तियार के तहत 184(3) के आईनी इख्तियार के तहत दिया जाता है वो फैसला। लेकिन अब सवाल सर ये है कि क्या ये आइन में तरमीम के लिए गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, और इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी इनके पास नहीं है। अब जो बिल पास हुआ है, क्या ये 2/3 मेजॉरिटी के बगैर पास हुआ है, तो इसको आइन के अंदर तरमीम समझा जाएगा या नहीं, या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको उड़ा सकती है? नहीं, इसको आइंदा के बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ाब्ता का ज़ाब्ता समझा जाए। इसको ये नहीं समझा जा सकता कि ये आइन में तरमीम है। आइन में तरमीम तो जब तक 228 मेंबर नहीं होंगे 342 के हाउस में, ठीक, 2/3 ये कर ही नहीं सकते। ठीक, वो तो ये कर नहीं सकते। ठीक। इन्होंने एक दूसरा रास्ता ढूंढा है ऑब्वियसली, पर वो रास्ता मकसद का माजी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आइन के इख्तियारात जो हुए हैं और आइन के तहत जो फैसला हो चुका है, ये कहना कि 7-4 है, ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि वो दोनों ने दस्तखत किए हैं। मैंने अभी अर्ज किया कि 5 मेंबर बेंच में हम 3-2 है। ठीक। अब वो किस तरह बाद में कह सकते हैं कि 7-4? तो अगर 3-2 है तो फिर वो अब 3 का फैसला फाइनल हो चुका है, और वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल सकता उसको, और उसको इन पार्टी से जो कि इंटरेस्टेड है केस में, उन पे आईनी तरमीम के कोई नहीं बदल सकता। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, क्या सदर साहब इसको रोक सकते हैं? 14 दिन तक तो सदर साहब ही रोक सकते हैं, और जब तक सदर साहब इसे रोकेंगे उस वक्त तक जाहिर है ये जो अपील इस वक्त चल रही है, जो इस वक्त केस चल रहा है, उसका फैसला भी आ जाएगा।
तो फिर गवर्नमेंट तो फंस जाएगी इसमें। हाँ, ये सदर साहब रोक सकते हैं। सदर साहब महसूस करें शायद कि ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट को एम्बैरस करने की बात है, चीफ जस्टिस को एम्बैरस करने की बात है। वो कई वजूहत दे सकते हैं इसके बारे में। वो इसकी रेट्रोस्पेक्टिविटी के बारे में वो कह सकते हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसको क्लियर किया जाए। ये आइन में तरमीम की मुतरादिफ है और आइन में तरमीम इस तरह नहीं हो सकती। वो उनका ये व्यू भी हो सकता है, उनका ये व्यू भी हो सकता है कि ये जो फैसले इस बिल के एक्ट बनने से पहले हो चुके होंगे वो अटल है और उन पे पहले हुकूमत उन पे अमल दरामद करे, कोई और काम करे, तरमीम। अच्छा वैसे साहब आपसे आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कानून को, इस तब्दीली को, इस बिल को स्ट्राइक डाउन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है या नहीं मैं ये नहीं कह सकता, पर कर सकती है। वो होना चाहिए या नहीं होना ये भी नहीं मैं कह रहा हूं, पर ये कर सकती है कि इसका इस पे एक तनकीदी निगाह से देखे। अगर कोई पिटिशन करता है, अगर कोई अग्रीव पार्टी है वो जो कि पीटीआई है अक्सर होती है इससे, और वो उसके सामने जाती है सुप्रीम कोर्ट के और वो रिव्यू मांगती है उस फैसले का या इस कानून का जो नया कानून बना है, तो इख्तियार तो है, लेकिन वो इख्तियार क्या वाकई ये कानून आइन की खिलाफ वर्जी करता है या नहीं, और इसको मुअस्सर बमाजी किया जाने की कोशिश की जाती है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है वही फैसला करेगा जो उसको करना चाहिए, पर उसके लिए ये वाकयात पे ही मबनी है कि क्या वाकयात है जिसके जो उसके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। बिल्कुल साहब, आपका बारे में जी साहब बात को कमल कीजिए। जी सर, कि जो फैसला 1 मार्च का है वो फैसला अब इनके रद से बाहर चला गया इस कानून के भी, और उस पर अमल दरामद होना जरूरी है, सबको करना उससे लाजिम है। ठीक होगा चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब आपने एतराज साहब की गुफ्तगू सुन ली। अब वो एक तो ये कह रहे हैं कि जो फैसला सर 1 मार्च को हो गया है आपको उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप कानून के अंदर कितनी भी तब्दीलियां कर लें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस फैसले के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। तो आप मेरा ख्याल है इलेक्शन से नहीं बच सकेंगे जो मर्जी कर लें आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बात यह है कि ये वैसे भी जो कानून होता है ना, जब वो बन जाता है उसके बाद उसका अमल दखल शुरू होता है। ये मतलब कि ये गिवन है, ये कोई मतलब कि इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि कोई कानून बन जाए और उसका साल पहले जो केस चल रहा है उसके ऊपर असर होना शुरू हो जाए। रेट्रोस्पेक्ट में ही होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मुझे बड़ा अफसोस है, हालांकि इतने बड़े कानूनदान हैं, लेकिन अगर ये पढ़ लें जजमेंट उसकी जो आई है जिसके अंदर मंसूर अली शाह मधुखेल साहब ने, उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि एक दफा कॉज लिस्ट पब्लिश हो जाए, बेंच की फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद आप बेंच में से जज नहीं निकाल सकते। चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि ये जो है ये उस किसी भी देखे ना, वरना तो फिर चीफ जस्टिस क्या करेगा कि ये वैसे जैसा डे 1 में भी कह सकते, उसी दिन भी कह सकते थे, ये ऑब्जेक्शन कर सकते थे नहीं, लेकिन ऑब्जेक्शन उन्होंने डिटेल जजमेंट में दे दी ना। डिटेल जजमेंट में ऑब्जेक्शन लिखी हुई है। और वैसे भी आप मुझे एक बात बताएं ना, मैंने एक बेंच बनाई है, उस बेंच के अंदर 5 जजेज है मिसाल के तौर पे, और मुझे नजर आ रहे थे कि 3 मेरे खिलाफ हो गए, तो मैं 3 को में से 2 को निकाल दूं, 3 को निकाल दूं और 2 ऐसे और हम ख्याल डाल दूं, तो खत्म होगी कहानी। इस तरह तो आप चीफ जस्टिस को एक ऐसी पावर दे रहे हैं जिसके तहत जब मर्जी चाहे वो रिकंस्टिट्यूट कर सकता है बेंच को। बात यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला, मंसूर अली शाह, याया अफरीदी और मंदूखेल साहब, इन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात कह दी है 4 जजेस ने 7 में से कि वो ये सो मोटो को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप उसको इस तरह घुमाएं या उस तरह घुमाएं। अच्छा वैसे आपका ज़हनी तौर पे आपका क्या ख्याल है कि ये चीफ जस्टिस साहब जो उमर अताब बंदियाल साहब, वो आपके खिलाफ हैं और वो हमेशा आपके खिलाफ फैसला करते हैं और आप उनको रोकना चाहते हैं? देखिए नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये समझते हम उन्हें रोकना चाहते हैं। बहरहाल उनकी जो है वो मेहरबानियां हम पे बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो जो बेंच बनाते हैं उसके अंदर इमरान खान का केस लगता है तो उसमें जस्टिस कायदी फायजीसा को नहीं डालते, मगर जब हमारा लगता है तो हमें जो है वो जो हमें मिले हुए जजेस हमारे
हमें जो जिसे कहते हैं ना, हमें जहेज में हमें अब मिले। जस्टिस जाजुल एहसन साहब की बात कर रहे हैं, जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो हमारे नकवी साहब की बात कर रहे हैं। हमारे जो है वो वही जज हमें मिलते हैं। मतलब कि ये, हालांकि देखें 13 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसको 13 ऑनरेबल और बड़े अच्छे जजेस विद वेरी गुड रेप्यूटेशन जो है वो उनकी बारी नहीं आती। अब वो तारिक मसूद साहब है, वो बेचारे सेकंड नंबर पे, आज तक आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना? दूसरे नंबर पे है वो, तीसरे नंबर पे, सॉरी तीसरे नंबर पे है वो सीनियरिटी के अंदर, मगर उनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। मतलब जज आयशा है, वो भी बहुत अच्छी जज है। मतलब और बड़े जो है ऑनरेबल जजेस हैं जिनकी बड़ी अच्छी, क्या कहते हैं, आपका ख्याल है कि जो बेंच बनाया जाता है वो ठीक नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि बेंच के अंदर से जो है वो तासुब की बुआ आ रही है। ठीक हो गया। उस्मान डार साहब, ये आप देखें, आपकी लड़ाई थी मेरा ख्याल है शायद एस्टैब्लिशमेंट के साथ पहले थी, फिर आपकी लड़ाई पीडीएम के साथ थी, अब यही लड़ाई आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिवाइड होगी, अब 7 जजेस एक साइड पे हैं, 8 जजेस एक साइड पे हैं। तो आप ये करना क्या चाहते हैं सर? मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं? देखिए चौधरी साहब, ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मैं आपके व्यूअर्स को याद दिलाना चाहता हूँ उमर ताब बंदियाल साहब, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को सेट असाइड किया और उसी नतीजे में ये आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। तब ये चीफ जस्टिस उमर बंदियाल इन्हें बहुत अच्छे लगते थे पाकिस्तानियों, तब ये उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, इनके टॉक शो सुनाए पाकिस्तानी कौम को। आप ये कहते थे रात को 12 बजे अदालत खोल ली, क्या जुर्म किया है? उस वक्त आपको ये बुरे लगते थे? मैं आपको बता देता हूँ। साहब सुन तो लेना मेरी जान, हमने तनकीद जरूर की फैसले पे, लेकिन हमने कबूल किया। हमने इनकी तरह चोरों, डाकुओं, लुटेरों की तरह रात के अंधेरे में शबाज स्पीड ने ओवर स्पीडिंग की। आज पहले इजलास बुलाया, फिर कबीना का इजलास बुलाया, अब फिर इजलास में आके अदालती इस्लाहात का बिल लेके आ गए ये चोर डाकू लुटेरे। मुझे ये बताएं जरा, ना इन्होंने नमाज इशा की कोई फिक्र की है, ना तरावियों की है। बिल्कुल इनको फिक्र है कि हमने अपनी चोरी कैसे बचानी है, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रास्ता कैसे रोकना है। मैं तो शहबाज शरीफ की आज तकरीर सुन के कहके लगा रहा था, शहबाज शरीफ को समझ ही नहीं आ रही थी चौधरी साहब के वो अपने ऊपर चार्जशीट दाग रहा है। आइन और कानून की धज्जियां तो ये लोग बखेर रहे हैं। 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, ये पाकिस्तान का आइन कहता है, जिससे ये जूतियां छोड़ के भाग रहे हैं। चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आपके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और आपका चीफ जस्टिस करना क्या चाह रहा है? 12 करोड़ लोग पंजाब के, देखिए बात दरअसल पहली बात तो यह है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। मैं आपसे इस मामले में इत्तेफाक करता हूं। आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, हर सूरत 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ये फरमाइए कि ये जो कानून के अंदर तब्दीली हुई 184(3) के अंदर, अब देखिए आप भी ये चाहते थे तब्दीली हो, आप नहीं कर सके, अब इस गवर्नमेंट ने कर दी है, तो आप कम से कम इस पे तो मुबारकबाद पेश करें इनको। तो ये सब टाइमिंग ठीक नहीं है, बिल्कुल टाइमिंग ठीक नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे इनका वतीरा रहा है। इनकी तारीख उठा के देख लें, 1997 में इन लोगों ने डंडों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया और उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को इसी तरह तनहा किया किया जिस तरह आज ये कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस उमर तैयब बंदियाल को तनहा करने की। ये सारा परसेप्शन और ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिवीजन है। ये मेरे भाई जो यहाँ पे आप चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं इस वक्त, चीफ जस्टिस मंदोहेल साहब ने जो आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा है उस डिसेंटिंग नोट को लेके, उसकी तो ये बात नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जी वो हमारा अंदरूनी मामला है। आज सारी प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है। मकसद ये है कि इलेक्शन नहीं होने देना, मुल्क में इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान का खौफ है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का खौफ है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं जी इमरान खान लाडला, इमरान खान को बड़ी सहूलतकारी हो रही है। चौधरी साहब 146 केसेस है मेरे लीडर पे, 29 इस्लामाबाद में हुए, जिसमें 15 एक दिन में FIR काटी गई हैं। ये कौन सी सहूलतकारी हो रही है इस मुल्क में? जाके प्रोटेक्टेड बेलें ले रहा है, जाके इमरान साहब को ये है कि जेल कितने दिन गए हैं इमरान खान साहब। वैसे मैंने ब्रेक लेना है डॉक्टर साहब, लेकिन एक इशू देखिए, एक नुक्ता आपके पास छोड़ के जा रहा हूं डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले। देखें, आपको याद होगा कि जब आपकी गवर्नमेंट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इशू गया था, कासिम सूरी साहब के खिलाफ उस वक्त फैसला हुआ था, आपको याद होगा। उस वक्त आपके अपने वर्कर्स ने जजेस के और जजेस की तस्वीरों के साथ क्या किया था, आपको याद है?
और वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही थी और आप सब वो बातें कर रहे थे। यही उमर अताब बंदियाल साहब थे जिनके बारे में आपके वर्कर्स उस वक्त क्या कहते थे, लेकिन आज आपको यही जज साहब अच्छे लग रहे थे। इसका मतलब इशू सिर्फ टाइमिंग का है, ना जजेस का है, ना पार्लियामेंट का है, ना असूल का है, ना कानून का है, ना ज़ाब्ते का है। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए, अफनान साहब पे आग के ऊपर एतराज ये किया जा रहा है कि इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है। आपने हो सकता है बहुत ही अच्छा फैसला किया हो, लेकिन इससे पहले भी 4 बार आपकी गवर्नमेंट आई, आपने ये फैसला नहीं किया। अभी आपको साल हो गया इक़्तिदार में। अगर आपको वाकई ये तब्दीली करनी चाहिए थी तो पहले कर लेते आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान साहब का केस लगे और चीफ जस्टिस साहब आपसे पूछें कि आप 90 दिनों में इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते और फौरी तौर पे आपने तब्दीली करी? तो टाइमिंग का इशू है ये। देखिए, मैंने आपको पहले भी वाली बात बताई, ये वैसे चीखने चिल्लाने से और गले फाड़ने से क्या कहते हैं, बात जो है उसकी दलील खत्म नहीं हो जाती ना। बात यह है कि जो केस चल पड़ा है उसको तो ऊपर इसका अमल दखल होगा ही नहीं। ये बात मैंने आपको पहले कह दी है। ये एमी क्या कहते हैं, ये एक इनका वतीरा है कि हर चीज में बस जो है वो हर चीज के अंदर से एक नैरेटिव निकाल लो, हर चीज के अंदर से कोई फायदा निकाल लो। भाई ये कानून इसका अमल दरामद तो शुरू आज से महीने बाद होगा कहीं पे, जब ये मतलब के सेनेट हो जाएगा, उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा। अगर प्रेसिडेंट ने रोक लिया तो फिर वो 25 दिन उसके और डाल लें आप, वो सारा होगा कोई महीने 1.5 बाद इसकी अमलदारी शुरू होगी। ये एक अच्छा काम है जो सारी की सारी बार काउंसिल कह रही थी ये करना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अंदर ये लिखा हुआ था कि ये होना चाहिए, तो हमने कर दिया। लेकिन आज आपको याद आया ना, देखें नहीं आज टाइम ये देखिए 4 बार इक़्तिदार में रहे आप, देखें चारों मरतबा आपसे ये कहा जाता रहा, वुकला कहते रहे, बार काउंसिल्स कहते रहे, आपके अपने सेनेटर्स कहते रहे। इसके ऊपर बाकायदा पहले एक बार बिल बना जो इसको मुस्तरद कर दिया गया था, तो आप उस वक्त कर लेते। आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि 27 या 28 मार्च? क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज आए ताकि कल को इसको स्ट्राइक डाउन ना किया जाए। आ गई ना आवाज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, मेजॉरिटी जजेस ने कह दिया कि जी ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं वो बिल्कुल लामहदूद नहीं हो सकते। इस तरह जो है वो बेंच फॉर्मेशन और उसको रिकंस्टिट्यूट करना जो है गलत बात है। इस तरह जो है वो सो मोटो एक्शन लेना गलत बात है। तो जब उनके अंदर से आवाज आ गई है और हम इससे पहले बनाते तो स्ट्राइक डाउन हो जाता। आपको मालूम है जब वो सो मोटो वाला मामला हुआ था उस पर स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को। तो ये जो है सियासत के अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा ख्याल है एक अच्छा डिसीजन है। और खाली जो है वो जज जो है वो हमेशा क्या कहते हैं, जब उमर अता बंदियाल ने तो नहीं रहना ना, और भी लोग आएंगे और हमारा कोई चीफ जस्टिस के साथ वो भी नहीं है। ये बात गलत तासुर ये लोग दे रहे हैं। हमारा कुछ जजेस हैं जिनके साथ जिनकी है कुछ क्या कहते हैं हमारे से खुसूसी क्या कहते हैं मेहरबानी, लेकिन वो हमें ये नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि उमर अता बंदियाल साहब जो है, मेरा ये ख्याल है कि वो इवेंचुअली फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने कह दिया है, हमने कह दिया है, जो क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। और उसके बाद जो आप इलेक्शन से घबरा क्यों रहे हैं जी? इलेक्शन करवाएं, आप बड़े पॉपुलर लोग हैं, आप जीत जाएंगे, पंजाब के अंदर आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में बन जाएगी। आप क्यों घबरा रहे, क्यों भाग रहे? हम बिल्कुल घबरा नहीं रहे। बात ये है, देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सेलेक्टिव उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कह सकता कि जी अगर जो है वो पीटीआई का बंदा कत्ल करे तो उसको आप जो है वो सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दें, हम लोग कत्ल करें तो हमें फांसी चढ़ा दें। ये तो नहीं हो सकता ना। जो 63A की भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही था ना, उसके अंदर तो आप लोगों ने बड़ी शरारत करके उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी पूरा आइन को रीराइट कर दिया। और ये जनरल बाजवा ने बात कंफर्म कर दी कि ये इन्होंने खुद किया है, क्या कहते हैं, जिसकी कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं थी। तब ये जो चोर डाकू और ये जो सारे अभी ये फरमा रहे थे, ये किधर थे सारे के सारे? किधर थे पीटीआई वाले? ये घड़ियां बेचने में और अपनी वारदातें करने में लगे थे, इन्हें होश ही नहीं थी उस वक्त। ये सारे अपने अपने लगे थे माल बनाने में। अब जब 63A जो है वो इनको क्या कहते हैं, कहीं आप इनसे पूछे अभी भी कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। तो ये सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती। इससे पहले प्रेसिडेंस मौजूद है कि 90 दिन से ऊपर गया है मामला। एक दफा इलेक्शन होना चाहिए तमाम सूबों में और विफाक में। उसकी वजह यह है कि अगर एक दफा नहीं होगा तो ये चूचू का जो मुरब्बा है ना, ये इसने कहना कि ये देखें जी इनका विफाक में हुकूमत थी तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं ये हमारे साथ बड़ी जाती के हम हार गए। ये हारेंगे, मुझे पता है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन के बाद और मसाइल पैदा हो। हमें चाहते हैं कि इलेक्शन हो जब तमाम केयर टेकर सेटअप हो और उसके अंदर फिर जो जीते वो ठीक है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या हर्ज क्या है 8 अक्टूबर को अगर इलेक्शन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा 2 चीजें होंगी ना सर, एक तो सदर साहब रिटायर हो जाएंगे, दूसरा जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे। तो ये आप क्यों चाहते हैं कि इनके होते हुए ये इलेक्शन हो जाए? देखें हम कुछ नहीं चाहते हैं। चोई साहब पहले ही ने बोले, अभी ये माफी मांगे मुझसे कौम के सामने। आपके टॉक शो में बैठ के मेरा यही भाई बड़के लगाता था, आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तलील कर दें डॉक्टर साहब,
आप पंजाब की हुकूमत तहलील कर दें, हम इलेक्शन इकट्ठे करा देंगे। ये बात ठीक है। ऐसे हाथ छोड़ के माफी मांगो मुझसे, ऐसे डार साहब माफ कर दे हमें, हम बढ़ के लगाते। हमने ये थोड़ी कहा था कि अप्रैल में कराएंगे, हमने कहा था इकट्ठे कराएंगे। हुकूमत तोड़ दे, अब आइन और कानून याद आ गया आप लोगों को, है बड़ी बढ़ के लगाते थे टॉक शो में आके स्पोक्स पर्सन बन गई। जब इमरान खान ने पूरा ठोका ना छप्पा लगा, हम इलेक्शन एक साथ ही कराएंगे। सेट हो गए ये सारे जोई साहब, अब इनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। जब इमरान खान ने ठीक तरह से ठुकाई की है ना इनकी, तो अब इनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। अब कह रहे हैं इकट्ठे होने चाहिए। सर तो पे भाई घूंघट लेके हमारी ठुकाई कर रहा था। अब आप छोड़ो सर ढाक के सिक्योरिटी का इशू। बेचारा डर रहा है खौफ से मौत के, मिस्कीन है बेचारा, मुझे तो रहम आता है उस पर। क्लिप दिखाएं जरा। अच्छा भाई डॉक्टर साहब आपने अंदाजा लगाया, डॉक्टर साहब आपने अंदाजा किया कि याद रखें कि अगर आपने इलेक्शन चाहिए आपको, तो आपको इन सब लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बैठते और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी आप नहीं बैठते, अगर आप सिर्फ बुली करते रहते हैं, सिर्फ प्रेशराइज करते रहते हैं, तो आपको इलेक्शन नहीं मिल सकेगा। इस तरह तो बेहतर नहीं है कि आप बैठे इनके साथ कंप्रोमाइज करें और एक डेट तय करें। चौधरी साहब आपने स्टूडियो में मीटिंग रख लें, आ जाते हैं, बैठ जाएंगे, भाग जाएंगे। भाई हम बैठते हैं या आगे भाग जाते हैं, हम बैठते हैं या आगे भाग जाते हैं। तो कहते हैं माफी मांग लें, तैयार है। माफी मांगे कौन से जो गलतियां की हैं उससे, जो करप्शन ने की है, गाड़ी बेची है, जो माल बनाया है फराह गोगी ने, उसके बाद कौन से माफी मांगे, झूठ बोले आपने, उससे कौन से माफी मांगे, फिर हम बैठने के लिए तैयार हैं। चोई साहब यकीन मानिए, उसमें अफरान साहब देखें, फिर आप ये कहेंगे कि सही माफी नहीं हुई, अब क्योंकि इंग्लिश में बोली है इन्होंने तो उर्दू में माफी मांगनी चाहिए, फिर आप कहेंगे अरबी में मांगे, फिर आप कहेंगे वुजू करके आए। सर इस तरह नहीं होता मुज़ाकरा। नहीं देखिए बात ये है कि ये बहुत दफा मुज़ाकरात की पहले ऑफर हमने की है इन्हें, और ये मुज़ाकरात को ये धुतकारते रहे, तो ये पहले अपनी पुरानी गलतियों का जो अदाला करे ताकि दोबारा ना करे। ये क्या करते हैं, ये जब इनको आइन सूट कर रहा हो तो ये आइन करते हैं, वरना कहते हैं फौज से, मैं फौज से पूछ रहा हूं कि रोड मैप क्या है, अभी तकरीर में बोला है भाई, तो आप फौज से क्या पूछते हो रोड मैप क्या है, तुम कौन से क्या कहते हैं, एक तरफ आइन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ उनसे पूछ रहे हो रोड मैप क्या है, ये कौन से आइन में लिखा हुआ है, हाइब्रिड रिजीम कौन से आइन में लिखा हुआ है, 2014 के धरने कौन से आइन में लिखे हुए थे, बताएं मुझे आप, 2018 में आरटीएस बिठाया कौन से आइन में लिखा हुआ है, बिठाना अपना सारा दो नंबरियां जायज है, दूसरों को पर आइन का कहते हैं तलाक कर दो, ऐसे थोड़ी होगा आइन का तलाक, सेलेक्टिव आइन का तलाक नहीं होता कि जब सूट कर रहा है तो आइन का तलाक कर लो, वरना तो जाके फौज के जूते चाटो और कहोगे जी हमें हुकूमत में लेके। अच्छा ऐसे डॉक्टर साहब एक एतराज ये भी किया जा रहा है, एक एतराज ये भी किया जा रहा है कि आपको हर मुकदमे में जमानत मिल जाती है, और 29 मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त हैं, लेकिन हर मुकदमे में वो जमानत पर हैं। तो ये आज प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि ये कैसे जमानतें मिल जाती हैं इनको, सुबह मिल जाती है, शाम मिल जाती है, रात को मिल जाती है। चौधरी साहब 29 मुकदमात सिर्फ इस्लामाबाद में है, जिसमें से 15 एक दिन में FIR काटी गई हैं, एक दिन में टोटल 146 है, 146। और दूसरा जिस तरह ये बात कर रहे हैं जमानतें कैसे मिल जाती हैं, आपको अल्लाह ना करे यार, एक सेकंड ठहरना अफनान, एक सेकंड, आपको हरकतें ना किया करें, आप FIR नहीं कटेगी। प्रोटेक्टेड बेल चोई साहब, प्रोटेक्टेड बेल और प्री रेस्ट बेल तो ये कॉमन आदमी को मिल जाती है, मोटरसाइकिल चोर हर तरह का जो भी वक्फा लेने दे मैं आपके पास, लेकिन आपको मैं दो चीजें याद करवाना चाह रहा हूं कि जब बेनजीर भुट्टो के खिलाफ केसेस चल रहे थे तो उस वक्त तो अदालत में पेश होती थी बीबी, और कभी यलगार नहीं की, उनके खिलाफ कोई केस उसके अलावा नहीं बना। जब मियां नवाज शरीफ पे केस बना पनामा पे और वो कोर्ट में जाते रहे और किसी ने वहां पे ज़ाहिर हमला नहीं किया तो उनके खिलाफ केस नहीं बना। आज अपना मुकदमा बर्दाश्त करें, भुगते वहां पे बात करें तो आपके खिलाफ भी कोई केस नहीं बनेगा। इस तरह यलगार करेंगे तो केसेस बनते रहेंगे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, सर ये सदर साहब इसको होल्ड करेंगे? बिल्कुल मुझे यकीन है कि सदर साहब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, 14 दिन होल्ड कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जाहिर है फिर ज्वाइंट सेशन बुलवा के उसमें से पास करवा लेंगे। जब ये पास करवा लेंगे तो फिर ये कानून बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में कोई खास अदालत आपको फायदा नहीं पहुंचा सकेगी। मुझे लग रहा है कि पता नहीं अगले 14 दिन में कौमी असेंबली भी रहनी है कि नहीं रहनी। हमें तो खबरें आ रही हैं कि इत्तेहादी कह रहे हैं इसको तोड़े निजाम को, इलेक्शन की तरफ जाएं। इनको तो अंदर की फिक्र अपनी पड़ी हुई है। चोई साहब अगले 14 दिन बड़े अहम है पाकिस्तान की सियासत के लिए।
बड़े बड़े फैसले हो जाएंगे इस मुल्क में कि पाकिस्तान ने किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। साहब, आइन और कानून की बालादस्ती अब बढ़ के नहीं लगेंगी, अब इन्हें अमलन करके दिखाना पड़ेगा। अब मेरे लीडर की बात कर रहे थे, 4-4 गोलियां लगने से पहले इमरान खान हर अदालत में जा रहा था। इमरान खान तो उन जज साहिबा के पास भी पेश हुए, माजरत की। जो ये बात कर रहे थे आज आपके शहबाज स्पीड साहब जी के, वो तो उन जज साहिबा का नाम लेके जी कि वो उनकी अदालत में नहीं गए, कभी पेश नहीं हुए। अपनी भतीजी की बात नहीं करते जो जलसों में 2-2 सिटिंग जज साहिबान की वीडियो चला रही हैं, उस तहजीब की बात नहीं करते आपके वजीर आजम। इमरान खान की बात आज कर रहे थे। और दूसरी तरफ देखें, चोई साहब, इनके पास 20 अरब नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, 10 अरब नौजवानों को लैपटॉप का लॉलीपॉप देने के लिए हैं। इनकी करप्शन करवाने के लिए मैंने इसकी 80 अरब रुपए के फंड आज इन्होंने खुद बताए सुप्रीम कोर्ट में हैं। 20 अरब नहीं है, 500 अरब का टैक्स कलेक्ट किया फरवरी में, उसमें से 20 अरब नहीं देंगे। 73 अरब रुपए की करप्शन, ये जो आटा बांटा जा रहा है, पता ही कोई नहीं कौन कितनी बोरियां लेके जा रहा है, उसके लिए है। इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, इसलिए कि ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते। चोई साहब, अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। आज देखिए अफरान साहब, बात डॉक्टर साहब की दुरुस्त है, वो हम कामयाब, पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। वो असल में कामयाब नौजवान प्रोग्राम था एक पीटीआई का, जिसमें दिहाड़ी लगा के चले गए डार साहब। नहीं, उन्होंने कोई इतना लंबा चौड़ा इन्होंने माल बनाया हुआ है, इन्होंने करप्शन की हुई है। इनके खिलाफ केस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने माल बनाया हुआ है, ये और इनके भाई मिलकर माल खाते रहे। ये आज बैठ के भाषण चोर डाकू कर रहे हैं, ये खुद माल खाते रहे। ये सारे दिहाड़ियां लगाते हैं, दूसरों को बोलते हैं। कोई आप मुझे बंदा बताएं इनके खिलाफ। ये इन्होंने माल बनाया, इसके अंदर 80 अरब रुपए 100 अरब रुपए खा के सारे के सारे 100 अरब कहते हैं। ये जो इन्होंने अभी ये भाषण दिया है इतना लंबा, इनसे पूछे हो किधर गए पैसे जो इन्होंने निकाले कामयाब प्रोग्राम के ऊपर। दूसरों को ये भाषण दे रहे, सारा का सारा माल इन्होंने माल। आप, मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है इमरान खान चोर है, इसकी काबीना चोर है, मैं नहीं कह रहा। आप 117 नंबर की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग थी, वो 140वें नंबर पे ये लेके गए। इनकी करप्शन लेके गई है। आपका माल, आपने दिहाड़ियां लगाई है, वो लेके गई है। उसका जवाब दें आप कौम को। चोर डाकू की गर्दानें लगाई हुई है, माल दिहाड़ी सा। मुझे बताएं किसने दिहाड़ी नहीं लगाई इनमें से। इमरान इस्माइल ने दिहाड़ी नहीं लगाई, अली जैदी ने दिहाड़ी नहीं लगाई। ये सारे टैक्सियों पे घूमने वाले, आज इनके पास 8-8 करोड़ रुपए की गाड़ियां, ये भाषण देते आगे चोर डाकू का हमें। इनसे आप बताएं ना, ये कहते हैं ये को जवाब दीजिए। ये मजाक बनाया इन्होंने, क्या कहते हैं चोर डाकू बोलते हैं। सर डॉक्टर साहब को बोलना, उनको जवाब दें। ये कोई तरीका नहीं है ना। आप अगले को चोर डाकू करेंगे। ये मुझे ये इस बात का जवाब देंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रेटिंग ऊपर क्यों गई। अच्छा चलो डॉक्टर साहब जवाब दें। तो ना मेरे भाई चोई साहब, 1 साल हो गया है कामयाब जवान प्रोग्राम, 150 अरब का प्रोजेक्ट था। 150 रुपए की करप्शन 1 साल में आपके इस छोटे भाई के ऊपर नहीं ये साबित कर सके, ना सामने ला सके, इल्जाम नहीं लगा। जमीन आपने कब्जा किया, आपके ऊपर केस है सुन लो सियालकोट में। बोले डॉक्टर साहब बोले जी। डॉक्टर साहब बोलिएगा। चोई साहब देखें, इमरान खान की मैं बात करता हूं, बनी गला के किसी कुक माली ड्राइवर के अकाउंटों से, जिस तरह शहबाज शरीफ के कुक माली ड्राइवर के अकाउंटों से अरबों रुपए निकले, मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक अकाउंटों से निकले हैं पैसे, कुल्फी वाला, मुर्दे वाला, फॉरेन फंडिंग में निकले हैं पैसे आप लोगों के अकाउंटों में से। कैसी बातें कर रहे हैं। रंगे हाथों पकड़े गए और रंगे हाथों चोरी डाके मारते हुए रंगे हाथों। आप ये बताएं दिहाड़ी कितने की लगाई थी। जनरल बाजवा से भिस्ती नहीं करवा रहा था। अच्छा, कोई आपके खिलाफ केस है वैसे डॉक्टर साहब? करता है जनरल बाजवा, क्या बात कर रहे हैं? आपके खिलाफ को केस है इसी जगह डॉक्टर साहब? आपके खिलाफ कोई एंटी करप्शन का केस है? नहीं डॉक्टर साहब, आपके खिलाफ कोई एंटी करप्शन का केस है? इन्होंने अपने जानने वालों को कॉन्ट्रैक्ट बड़े एंटी करप्शन का केस बनाया गया है। 50 लाख रुपए का जुवेद नामी शख्स को उठाकर नंगा करके, बरहना करके, उसकी बीवी बच्चों को नंगा करके फिल्में बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, नाम 164 के मुकदमे में, 164 के मुकदमे में बंदा उठा के उससे बयान लिया है। अब लगाएं जरा। अच्छा, अब ये फैसला करें डॉक्टर साहब कि आपके खिलाफ केस नामालूम लोगों ने बनाया या गवर्नमेंट ने बनाया, ये फैसला कर लें। गवर्नमेंट ने बनाया। गवर्नमेंट। और कौन जिम्मेदार इसका? इसका जिम्मेदार ये लोग हैं। चोई साहब देखें, बात ये है कि 150 अरब रुपए का मैं प्रोग्राम देख रहा था, वहां 150 रुपए की करप्शन नहीं है। यहां चले मेरी जिम्मेदारी भी थी, यहां तो ना मैं MNA, ना मैं मेयर, ना मैं वजीर, उस तरह से तो मेरे ऊपर 40-50 लाख रुपए की करप्शन मेरे भाइयों पे, मेरे 2 भाइयों को भी मैंने इन्वॉल्व किया, मेरी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया। चोई साहब
40-50 रुपए की करप्शन डाल दी गई है जी कि मैं मिलकर ठेकेदारों से कह रहा था। वो ठेकेदार बयाने हल्फी एफिडेविट दे चुके हैं अदालत में। उस बंदे ने बाहर निकल के कुरान पाक पे हलफ दिया है कौम के सामने के नाम मैं उस्मान डार का पीए हूं, ना मैंने कोई करप्शन किया, मैंने हलफ दिया है। मैं आपके प्रोग्राम में हलफ दे रहा हूं खुदा को हाजिर नाज़र जान के, आज तक 1 रुपए की करप्शन नहीं किया जिंदगी में। आज तक जो आप पे करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम है भाईजान, आप दूसरों को ना बोलो। करोड़ों रुपए की मैंने कर लिया इनके ऊपर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड दिए। 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक करोड़ों होता है, आपके पास तो फिगर नहीं है। नहीं, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर है, मैं आपको दे भी सकता हूँ। बात यह है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड जो आपने हल्के में काम कराया था उसके अंदर आपने रिश्वत खाई, आप पे ये इल्जाम। भाई ओपन टेंडरिंग हुई है, ओपन टेंडरिंग हुई है चौधरी साहब। ओपन टेंडरिंग में माल बनता है ना भाईजान, ऐसे थोड़ी होता है। ओपन सेटिंग होती है पूरी की पूरी। ओपन टेंडरिंग तो वो जो कश्तियां ली थी अली जैदी ने, उसमें भी ओपन टेंडरिंग हुई थी। वो पुरानी कश्तियां ले गया, $80 मिलियन खा गए। वो ये ओपन टेंडरिंग के थ्रू ही ये अपना ये जो उस्मान बुज़दार था उसने अरबों रुपए बना लिए। जो बुशरा बीबी है वो ओपन टेंडरिंग के थ्रू ही माल बनाती थी। हर कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड देते थे उससे आगे पैसे मांगते थे। ट्रांसफर पोस्टिंगों में पैसे आप लोग मांगते रहे। आज आप लोग बैठ के हमें भाषण देते हैं करप्शन के ऊपर। और चोर डाकू ऊंचा बोलने से चोर डाकू नहीं होगा। आप अपना हिसाब दें, क्या आपके पास इतना माल कहां से आया, इसका हिसाब दें आप। इन चोरों डाकुओं लुटेरों के मुकदमा इसका हिसाब दें आप, कौन आपसे पूछ रही है। वैसे दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। वक्त खत्म हो गया, फैसला आपने करना है। लेकिन ये जो तब्दीली हुई है कानून में 184 सब क्लास 3 में, ये तब्दीली बहुत अच्छी है। बस इसकी टाइमिंग का इशू है। यूं महसूस होता है कि गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और इलेक्शन से बचने के लिए गवर्नमेंट को कुछ भी करना पड़े, मेरा ख्याल है ये कर गुजरेंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।